Good evening, students. Welcome to our online lecture of history. Today we will continue 4.3, The Strange Case of Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. Now, all the regions they thought Great Britain as their model to become a nation state for the liberty, for the freedom. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. Now, Britain did not become a nation state all of a night, in one night, we can say. There was a long struggle, upheaval was there, commotion was there, or revolution was there, we can say. It was a long process, not a sudden change. It was a result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. A nation was not there, regions were there, as we can say, but a nation, we can say, was not there prior, before the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish. Those who lived there in the British Isles, in the British regions, were the ethnics. Ethnics means relates to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स. मीन्स पुराने लोग जो एक कॉमन रेस के होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, या एक कल्चरल ओरिजिन के होते हैं, या एक बैकग्राउंड के होते हैं, ऐसी कम्युनिटी जो होती है जो सालों से वहाँ रहती है उसको हम लोग बोलते हैं एथनिक वंस. तो प्राइमरी मीन्स मेन तो ये लोग रहते थे ब्रिटेन के अंदर. ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. और जैसे वो भिन्न भिन्न लोग थे, डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, तो सभी के अपने अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, पर जैसे जैसे इस इंग्लिश नेशन की वेल्थ बढ़ने, संपत्ति बढ़ने लगी, इम्पोर्टेंस एंड पावर, उसका महत्व बढ़ने लगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स. तो वो अपना जो असर था या अपना जो पावर था, जो नेशंस के दूसरे नेशंस थे आइलैंड्स के ऊपर, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालने लगा. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क जो थे उनसे 1688 में एंड में पावर छीन लिया. लंबे स्ट्रगल के बाद, प्रोटेक्टेड मीन्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत संघर्ष हुआ, लंबे बहुत दिनों तक चला. उसके बाद वो पावर उनके हाथ में आ गया पार्लियामेंट के, और इसी इंस्ट्रूमेंट से एक नेशन स्टेट बना और इंग्लैंड उसका सेंटर हो गया, मेन हो गया. केम टू बी फोर्स मीन्स इस संघर्षपूर्ण संघर्ष के बाद एक इंग्लैंड एक नेशन स्टेट की तरह बाहर आया, ग्रेट ब्रिटेन की तरह बना हो. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. अब एक्ट ऑफ यूनियन एक पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप फॉर्मेट हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे हम आज उसको यूके बोलते हैं. मेंट इन इफेक्ट, तो इसका असर हुआ दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड अब अपना प्रभाव डाल सकता था, अपना असर दिखा सकता था स्कॉटलैंड के ऊपर. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. और ब्रिटिश की पार्लियामेंट ज़्यादा करके कौन थे, तो इंग्लिश मेंबर्स थे, ब्रिटिश मेंबर्स थे. द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. और ब्रिटिश लोगों के बढ़ते प्रभाव से, उन पार्लियामेंट में ज़्यादा लोग होने से, उनके मेंबर्स होने से, इसका मतलब ये था कि स्कॉटलैंड का जो अपना एक अलग कल्चर था, संस्कृति थी, उसके जो राजकीय संस्थान थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको धीरे धीरे मिटा दिया गया, उनको धीरे धीरे दबा दिया गया. सिस्टमेटिकली मीन्स एक सिस्टम के तहत, सिस्टमेटिकली एक योजना के तहत. द कैथोलिक क्लैन्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स, और कैथोलिक डायनेस्टीज़ जो रहती थी, वंश रहते थे वहाँ पर स्कॉटिश हाईलैंड्स में, सफ़र टेरिबल रिप्रेशन, उनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, उनको बहुत दबाया गया.
वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी वो अपनी आज़ादी की बात करते थे, फोर्स करते थे, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक, तो उनको दबाया जाता था जब वो अपनी आज़ादी की बात करते थे, और उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज जो थी हाईलैंडर्स की, स्कॉटिश लैंडर, वो भी उनको नहीं बोलने दी जाती थी, रोका जाता था। और वेयर द नेशनल ड्रेस, इवन उनका जो राष्ट्रीय पोशाक था वो उनको पहनने नहीं दिया जाता था। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और ज़्यादा लोगों को, बड़े संख्या में लोगों को अपनी होमलैंड, अपनी मातृभूमि से खदेड़ा गया, भगा दिया गया वहाँ से। आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड का भी यही हाल हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ये इंग्लिश लोगों के, या हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस के दो ग्रुप होते हैं, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो आयरलैंड जो था, उसकी जो देश था आयरलैंड का, वो इन दो वंश में, हम लोग बोलते हैं कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था, डीपली डिवाइडेड। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड, अब अंग्रेज जो थे वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को मदद करते थे टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। जो कैथोलिक्स होते थे ज़्यादा करके, लार्जली डोमिनेंस मीन्स ज़्यादा करके वही थे कैथोलिक्स थे, पर ब्रिटिश के सपोर्ट से आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो उनको दबाते थे। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, ब्रिटिश डोमिनेंस के ऊपर, यानी ब्रिटिश का वर्चस्व जो स्थापित हुआ था उसके सामने जो भी क्रांति होती थी, आंदोलन होते थे, तो कैथोलिक रिवॉल्ट्स जो होते थे उनको दबा दिया जाता था। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फेट टॉन, और वॉल्फेट टॉन ने क्रांति चलाई पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। एंड इज़ यूनाइटेड आयरिशमैन, वो और उसके साथ यूनाइटेड आयरिशमैन थे। 1798 में आयरलैंड वॉज पॉसिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, 1801 में जबरन आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर दिया गया, मीन्स अब वो हिस्सा हो गया यूनाइटेड किंगडम्स का। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture, और एक नया ब्रिटिश राष्ट्र तैयार हुआ समझौतों से, संघर्षों से, जिसमें इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजी संस्कृति है डोमिनेंट थी, मीन्स उसका ऊपरी हाथ था, उसका वर्चस्व था। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब नए ब्रिटेन के जो चिन्ह थे, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जो आज भी है, नेशनल एंथम उनका हो गया गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड, उनको प्रमोट किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और जो पुराने राष्ट्र थे जो उसमें सम्मिलित हुए थे वो एक सबॉर्डिनेट मीन्स सेकेंडरी स्टेज, या वो दूसरे स्टेज पे होते थे, या हम लोग बोल उनके अंडर में होते थे ब्रिटिश के, पर मेन जो होता था वो ब्रिटिश लोग थे। अब साइड पे एक फिगर दी है, गिसेपे गैरिबाल्डी 1807 to 1882 is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters। गिसेपे गैरिबाल्डी जो थे वो इटालियन के एक फ्रीडम फाइटर थे, सेलिब्रेटेड मीन्स महान थे, उनकी पूजा होती थी, ऐसे हम लोग बोल सकते थे। ही केम फ्रॉम अ फैमिली एंगेज इन कोस्टल ट्रेड, वो ऐसी फैमिली में से आते थे जो कोस्टल ट्रेड मीन्स दरिया किनारे जो ट्रेडिंग होती थी उनके व्यापारी थे। एंड वॉज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी, और मर्चेंट नेवी के वो सेलर भी थे। इन 1833 ही मेट माजिनी, joined the young Italy movement and participated in a Republican uprising in Piedmont in 1834। वो 1833 में माजिनी से मिला, joined the young Italy movement, और यंग इटली यानी कि युवान, इटली के जो युवान थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए, ऐसे मूवमेंट में उसने पार्टिसिपेट किया। इन अ रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमॉन्ट में 1834 में। द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, इसको इस आवाज़ को दबा दिया गया। एंड गैरिबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका भाग जाना पड़ा उसको। वेर ही लिव्ड इन एक्साइल्ड इन 1848, तो देश निकाले की वजह से वो 1848 तक साउथ अमेरिका में रहा। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर एमेनुअल टू इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स, और 1854 में वापस उसने विक्टर एमेनुअल टू जो मोनार्क था उसको इटालियन स्टेट्स को एक करने के, संघ बनाने में मदद करी, उसको सपोर्ट किया। इन 1860 गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली, और 1860 में और एक्सपीडिशन एक संघर्ष रैली जैसे हम लोग बोलते लेके गया 1000 टू साउथ इटली। फ्रेश वॉल्टियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन, उसके साथ
नए नए लोग वॉलेंटियर्स जुड़ते गए टिल देयर नंबर्स ड्यू टू अबाउट 30,000 और ये संख्या 30,000 तक पहुंच गई। दे वर पॉपुलर नोन एज रेस्टर्स और इस आर्मी का नाम पड़ा, इस मिलिटिया का नाम पड़ा या इस संघर्षवादियों का नाम पड़ा रेड शर्ट्स। In 1867, Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy, the Papal States, where a French garrison was stationed. 1867 में गारिबाल्डी और उसके वॉल्टियर्स की जो आर्मी थी वो रोम में फाइट करने गई। जो आखिरी अड़चन थी इटली के यूनिफिकेशन में वो था द पापल स्टेट्स, जहाँ पर फ्रेंच गैरिसन स्टेशन था, यानी कि वहाँ पर फ्रेंच गैरिसन हुआ करता था। The Red Shirts proved to be no match for the combined French and Papal troops और रेड शर्ट्स का एक भी न चली फ्रेंच ट्रूप्स के और पापल ट्रूप्स के सामने, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड फोर्सेस थे। इट वाज ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया, 1870 में ही ये मुमकिन हुआ जब प्रशिया के साथ युद्ध में फ्रांस विड्रू ट्रूप्स फ्रॉम रोम, फ्रांस ने अपनी सेनाएं वापस बुलाई रोम से। देन द पापल स्टेट्स वर फाइनली जॉइन टू इटली, उसके बाद पापल स्टेट्स अकेले हो गए, उसके बाद उनको इटली में जोड़ दिया गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर एमेनुअल टू ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली, इंग्लिश कैरिकेचर इन 1859। गैरिबाल्डी और किंग विक्टर एमेनुअल की मदद कर रहा है, इटली का बूट चढ़ा रहे, मीन्स इटली को यूनाइट कर रहे हैं ऐसा हम सोचते हैं, और वो उसका राजा है। और ये कार्टून 1859 में बनाया गया। न्यू वर्ड्स जैसे मैंने बोला, एथनिक का मतलब है रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट द कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स, जो दावा करते हैं कि हम बहुत पुराने हैं ऐसा। विजुअलाइजिंग द नेशन, अब कैसा राष्ट्र हो उसकी दृष्टि, यानी कि देख सके कि कैसा राष्ट्र हो। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, अब किसी राजा को तो किसी पोर्ट्रेट यानी स्टैचू और पोर्ट्रेट के द्वारा दिखाया जाता है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, लेकिन राष्ट्र का तो कोई चेहरा नहीं होता, वो तो ज़मीन होती है, भूमि होती है, तो उसको किसका मुंह दिया जाए या किस फेस से उसको पहचाना जाए, उसका मूर्ति कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से उसको पहचाना जाए राष्ट्र को। जैसे हम भारत माता को, भारत माता की एक मूर्ति है, शेर के ऊपर बैठी है, हाथ में शस्त्र है, ऐसा भारत माता की तस्वीर तुमने देखी होगी, तो भारत माता बोलते हैं, एक लेडी फिगर हमने दिया है उसको। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन, तो जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में नेशन को पर्सनिफाई किया, मीन्स उसको एक व्यक्ति का रूप दिया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन तुम पढ़ते ही हो, इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग का दर्जा देती है, क्वालिटीज़ देती है लिविंग बीइंग की। तो कंट्री को भी एक व्यक्ति हो इस तरीके से बताया गया। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स, और राष्ट्रों को फीमेल फिगर्स यानी कि स्त्री के रूप में देखा गया। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, और जो मूर्ति होती थी या हम लोग बोलते हैं स्टैचू होता था वुमन का, वो किसी एक पर्टिकुलर रियल लाइफ वुमन का नहीं होता था या किसी स्त्री का नहीं है, जो जिंदा स्त्री का नहीं था। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन टू नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, लेकिन ये सिर्फ एक प्रयास था कि नेशन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म, एक कॉन्क्रीट मीन्स फिजिकल फॉर्म दिया जाए और उसको स्त्री का फॉर्म दिया गया। एब्स्ट्रैक्ट, नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, न हम जिसको देख सकते हैं न छू सकते हैं। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन, तो ये जो फीमेल फिगर थी नेशन को स्वरूप हो गई या नेशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक फिगर हो गई। तो राष्ट्र को कैसे बताया जाता है, नेशन को एक स्त्री की तरह बताया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको इस तरीके से लिटरेचर वगैरह में। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडियाज़ जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है जैसे आज़ादी, न्याय और प्रजासत्ताक, रिपब्लिक, उनको बताने के लिए फीमेल का स्वरूप दिया गया, फीमेल एलेगोरी दी गई। दिस आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स, और इनको किसी चिन्हित किया गया ऑब्जेक्ट्स या किसी चिन्हों के द्वारा।
मीन्स कोई सिंबल्स होते थे जिनसे पहचान होती थी कि ये लिबर्टी के पास सिंबल है, जस्टिस का सिंबल है, ये रिपब्लिक का सिंबल है या चिन्ह है. एज यू विल रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप. तो लिबर्टी की जो क्वालिटीज़ हैं वो है रेड कैप, आज़ादी की जो चिन्ह है वो है रेड कैप, और द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर हम लोग बोलते हैं. वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. तुमने कोर्ट के सीन देखे होंगे, जो न्याय की मूर्ति रहती है वो ब्लाइंड फोल्ड है, उसके ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी हुई रहती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है. तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इसको ब्लाइंड फोल्ड क्यों किया जाता है. ब्लाइंड फोल्ड होगा तो इंसान देखेगा कैसे और न्याय कैसे होगा. इसीलिए शायद एक जोक की तरह मैं बोलता हूँ कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय कोर्ट में होता है, क्योंकि न्याय की मूर्ति को उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया. क्या ज़रूरत थी, देख सकना चाहिए न्याय, अन्याय हो रहा है वो देख सकना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. Similarly, female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसीलिए आज़ादी के चिन्हों को भी फीमेल एलेगोरी दिया गया, फीमेल बताया गया चिन्हों को. इसी तरह राष्ट्र को भी एक फीमेल की तरह रिप्रेजेंट किया गया. इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टाइन मारियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. और फ्रांस में जैसे मातृभूमि के रूप में मारियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, वो नाम दिया गया मारियन. विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, जिसका मतलब था कि लोगों का राष्ट्र. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. और उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो आज़ादी और रिपब्लिक की क्वालिटीज़ दी गई. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, द रेड कैप, ट्राई कलर तिरंगा, द कॉकेट एट्सेट्रा. स्टैचूज ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी. अब उसकी मूर्तियाँ खड़ी कर दी गई, स्टैचूज़ खड़े कर दिए गए. पब्लिक चौराहे हम लोग जो बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस स्क्वेयर्स होते हैं, लोगों को ये याद दिलाया जाए कि ये नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक है. एंड टू परसुएट देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और अपने आप को उसके साथ जोड़ें, ऐसा उनको फॉलो करें, ऐसा उनको कहा गया. मारियन इमेजेस वर मार्क्ड एंड ऑन कॉइन्स एंड स्टेप्स. और उस मारियन की जो मूर्ति है वो सिक्कों के ऊपर और पोस्टल स्टैम्प्स हैं उनके ऊपर भी छापी गई. सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन. इसी तरह जर्मन नेशन का प्रतीक जो बना वो जर्मेनिया बना. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, और उसका स्वरूप था जर्मनिया, जैसे वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तों का ताज उसने पहना है. एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जर्मन ओक है वो हीरोइज्म का प्रतीक है, हम लोग बोल सकते हैं. Allegory, when an abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing. Abstract idea को personify करते हैं, उसको allegory बोलते हैं. An allegory carries two meanings, और इस तरीके की कहानियों के दो मतलब होते हैं. वन लिटरल, एक तो लिटरेचर स्वरूप यानी कि लिखने पढ़ने वाली, एंड वन सिम्बॉलिक, और एक चिन्ह की तरह. तो पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मारियन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक और फ्रांस. तो ये मारियन जो फ्रांस की लिबर्टी की एलेगोरी है उसका ये फोटो है, और नीचे जर्मेनिया, ओक लीव्स देख सकते हो तुम, उसने ताज पहना है. जर्मेनिया, फिलिप वेट 1848. Artists prepared this painting of Germania on a cotton banner as it was meant to hang from the ceiling of the Church of Saint Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. हमने पहले ही पढ़ा है, मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो की थी सेंट पॉल चर्च में, उसके अंदर उसके ऊपर ये बैनर कॉटन के ऊपर बनाया गया, कॉटन बैनर बनाया गया लटकाने के लिए. We will stop here and we will complete the lesson in the next lecture. And test is there, prepare well for the test. Have a nice day. Thank you. Take care.